हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जो है वो तोड़ा जाता है, उसके अंदर से जो है वो एटीपी यानी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। अब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या लैक्टेट में। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पायरुवेट में तब कन्वर्ट होगा जब जो है वो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। और लैक्टेट में तब कन्वर्ट होगा जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी। हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक होती है एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एक होती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ये होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जबकि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो पायरुवेट होता है, जबकि इसका एंड प्रोडक्ट लैक्टेट होता है। हमारे पास 6 या 8 एटीपीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। टोटल नेट गेन जो है वो हमारे पास 8 एटीपी या 6 एटीपी होते हैं एरोबिक में, जबकि एनारोबिक में हमारे पास सिर्फ 2 एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। 2 NADH जो हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास 6 या 4 जो है वो एटीपी देते हैं, जबकि जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में NADH प्रोड्यूस होता है वो जो है यूटिलाइज हो जाता है पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने में। तो इसलिए NADH कोई भी जो है वो NADH प्रोड्यूस नहीं होता एनारोबिक में कि वो आगे जाके ATP प्रोड्यूस करे। फिर है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की जो है वो इम्पॉर्टेंस। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मेजर पाथवे होता है एटीपी सिंथेसिस का, यानी अगर आपने साइटोप्लाज्म में एटीपी प्रोड्यूस कराने हैं तो वो सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए हो सकते हैं, वरना बाकी एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे सेल्स जैसे रेड ब्लड सेल है, कॉर्निया और लेंस के सेल हैं, उनके पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं कर सकते, तो वो ग्लाइकोलाइसिस का ही प्रोसेस इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ब्रेन के लिए भी बहुत एसेंशियल है ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है ग्लूकोज पे एनर्जी के लिए। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मेजर सोर्स होती है एनर्जी का, जब जो है वो हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं मसल्स के लिए, और ये एक ऐसा स्टेप है, मतलब इनिशियल स्टेप है कि इसके बाद जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज ट्रैपिंग और रिटेंशन इन सेल। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे जो प्रोसेस है उसको शुरू करने से पहले हम जो है वो इसको देख लेते हैं, ग्लूकोज ट्रैपिंग को। होता यह है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है वो सेल के बाहर से जो है वो सेल के अंदर आ जाता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के ज़रिए। जब वो सेल के अंदर आ जाता है तो उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, यानी हम उसको बाहर जाने नहीं देंगे ताकि वो ग्लाइकोलाइसिस कर सके। तो उसको सेल के अंदर रिटेन करने के लिए जो है वो हम ये करते हैं कि हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को जो है ना वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, तो फिर जो है वो ग्लूकोज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि फॉस्फेट नेगेटिव है तो इसलिए ग्लूकोज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इस तरह से अब जो है वो ग्लूकोज बाहर नहीं जा सकेगा, वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की इम्पॉर्टेंस कह लें या फेट कह लें, कि मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या क्या कर सकता है। अगर हम इसकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन कराएं तो उसके बाद जो है वो ये डिफरेंट प्रोसेसेस कर सकता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस कर सकता है, यूरानिक एसिड पाथवे में जा सकता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में जो है वो ये जा सकता है। मतलब डिफरेंट आगे पाथवेज हैं जिसमें जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जा सकता है। ये स्टोर भी हो सकता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये जो है वो कन्वर्ट भी हो सकता है फैट्स के अंदर थ्रू लाइपोजेनेसिस। ये कन्वर्ट हो सकता है नॉन एसेंशियल फैटी अमाइनो एसिड में भी, और जो ये दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, जैसे राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इन सब में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि आगे जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में जा सकता है। हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के, जब जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा पाथवे में, तो फिर ये क्या करेगा। अब हमारे पास सारे स्टेप्स आ जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। सबसे पहले ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है
जो कि क्या करेगा, ग्लूकोज को चेंज कर देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फॉस्फेट जो है वो 6 पॉइंट के ऊपर लगा हुआ होगा कार्बन की चेन में, और एटीपी है जो कि टूटेगा और जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और अपना जो फॉस्फेट है वो इसके अंदर डाल देगा। मैग्नीशियम आयन जो है वो कैटलिस्ट कोफैक्टर के तौर पे जो है वो काम करेगा यहाँ पे। ग्लूकोकाइनेज हम तब कहेंगे एंजाइम को जब खाली ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही हो, और अगर यहाँ पे कोई और फ्रुक्टोज और दूसरे हेक्सोज शुगर होंगी तो हम इसको हेक्सोकाइनेज कहेंगे। जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा उसके बाद जो है ग्लूकोज का वो होता है आइसोमर होता है फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ये आपस में आइसोमर होते हैं और ये चेंज हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर। तो इसका एंजाइम होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज जो कि इसकी कन्वर्जन कराएगा। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होगा, यानी एक और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होगा। एक और एटीपी को तोड़ा जाएगा और जो है उसके अंदर से फॉस्फेट डाल दिया जाएगा सबस्ट्रेट के अंदर। यहाँ पे जो एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रुक्टेज काइनेज, फ्रुक्टोज काइनेज। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये जो है वो टूट जाएगा 3 कार्बन वाली चेन में। ये 6 कार्बन वाला था, जब ये ब्रेक होगा तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बना देगा। एल्डोलेज एंजाइम है जो कि इसकी स्प्लिटिंग करेगा, इसकी ब्रेक डाउन करेगा। एल्डोलेज एंजाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है कि 6 कार्बन की चेन को 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। और फिर जब ये तोड़ेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, एक है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों भी आपस में जो है वो इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं और इसका एंजाइम है फॉस्फोट्राइओज आइसोमेरेज। अब फर्दर ये होगा कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर जो है वो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा और वो चेंज हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट में। यहाँ पे जो है वो NADH वो देगा हमारे पास, वो जो है वो लेगा हाइड्रोजन और जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। नेक्स्ट इसका एंजाइम जो है वो होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज और जो है वो इनहिबिटर है यहाँ पे आयोडो एसीटेट या आर्सेनेट, ये इनहिबिट कर सकता है इस रिएक्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो चेंज हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लाइसरेट में। ADP जो है वो ATP के अंदर चेंज होगा, यानी फॉस्फेट हम इसके अंदर से निकाल के ATP के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। नेक्स्ट है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो चेंज हो सकता है 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में, यानी जो फॉस्फेट लगा हुआ है 3 कार्बन पे वो चला जाएगा 2 कार्बन के ऊपर। इसका एंजाइम है म्यूटेज। ये जो पहले 3 स्टेप्स थे इनको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ATP जो है हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ATP को तोड़ रहे हैं, एनर्जी उसके अंदर से निकाल रहे हैं, लेकिन बाद में अब जो आगे स्टेजेस आएंगे उसके अंदर ATP प्रोड्यूस हो रहा होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ATP जो है वो प्रोड्यूस होगा, इसलिए हमने इसको पे ऑफ फेज कहा है। नाउ 2 फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो चेंज होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पे जो है वो इनोलेज एंजाइम है जो कि ये कराएगा मैग्नीशियम कोफैक्टर की मौजूदगी में, और फ्लोराइड है जो कि इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेगा, यहाँ इसको इस स्टेप को इनहिबिट कर सकते हैं, यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी। फिर ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट आगे जो है वो पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में ATP बनाएगा और पायरुवेट के अंदर चेंज हो जाएगा। ये सब था हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में ऐसा होता है कि जो पायरुवेट होता है वो मज़ीद आगे चेंज हो जाता है लैक्टेट में बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और जो NADH है वो यूटिलाइज़ हो जाता है। यहाँ जो NADH प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ हो जाता है, इसकी वजह से एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में कोई भी NAD प्रोड्यूस नहीं होता, जबकि जो हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है उसके अंदर NAD भी प्रोड्यूस होते हैं 2 और जो है वो ATPs भी प्रोड्यूस होते हैं। जब हम प्रिपरेटरी फेज़ में देखते हैं तो हमारे पास 2 ATP यूटिलाइज़ हुए होते हैं, जबकि जो आगे हमारे पास ये पूरी चेन चलेगी यहाँ पे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ भी सारी यही चेन चलेगी और यहाँ भी। तो बनिस्बत ये कि हम 2 बार लिखें तो हम यहाँ पे कह देते हैं ये सारे स्टेप्स 2 बार हैं। तो यहाँ पे 2 जो है वो ATP प्रोड्यूस होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पे 4 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 मॉलिक्यूल्स के ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल से, जबकि
जो 2 हैं वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं, तो 2 को हम माइनस कर देंगे उन 4 से जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, तो हमारे पास नेट 2 ATPs आएंगे। एनारोबिक में 2 ATP ही हमारे पास आते हैं, जबकि जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती हैं उसमें क्योंकि NADB होता है तो वो आगे जाके माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ATP प्रोड्यूस करके देता है, तो इसलिए जो है वो ATPs एरोबिक में जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इस साइकिल में हमारे पास इस पूरी जो ये सारे सीक्वेंस हैं रिएक्शंस के, इसके अंदर 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला सबसे पहला वाला स्टेप जिसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन्वॉल्व्ड है, दूसरा ये वाला जिसमें फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, और तीसरा जो है वो ये वाला पायरुवेट काइनेज एंजाइम जिसमें मौजूद है ये वाला। ये तीनों स्टेप्स जो हैं वो रेगुलेटरी स्टेप्स कहलाते हैं ग्लाइकोलिसिस में। इन तीनों स्टेप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है वो हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फॉस्फोरिलेशन। 2 तरह की फॉस्फोरिलेशन होती हैं, एक होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन हम उसे कहते हैं कि जब ATP जो है वो प्रोड्यूस होता है सबस्ट्रेट में से, यानी सबस्ट्रेट के अंदर से फॉस्फेट को हम रिमूव करते हैं और वो ATP एक्सेप्ट करके ATP बना देता है। जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वहाँ पे जाके NAD जो है वो प्रोड्यूस करता है ATP। एल्डोलेज एंजाइम हम पढ़ चुके हैं कि ये स्प्लिटिंग एक्शन करता है, ग्लूकोज को जो है वो ट्रायोसिस में तोड़ देता है। इसके 4 जो है वो सब यूनिट्स होते हैं, ये टेट्रामर है, और इसकी 3 जो है वो टाइप्स होती हैं। A जो है वो मसल और एरिथ्रोसाइट में मौजूद है, B जो है वो लीवर किडनी एंटीरियर साइट्स में मौजूद है, और C जो है वो ब्रेन में मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास शटल पाथवेज। शटल सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम है जो कि NADH को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया तक। जब जो है वो ग्लाइकोलिसिस में NADH प्रोड्यूस हो जाता है, अब उसको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ATP प्रोड्यूस करवाने हैं, तो अब उसको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जाना है, तो वो ये शटल सिस्टम जो है वो मतलब शटल लेता है ताकि वो वहाँ तक जाके ट्रांसपोर्ट हो सके NADH। तो 2 तरह के शटल सिस्टम होते हैं, एक होता है ग्लाइसरॉल फॉस्फेट और दूसरा होता है मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब हम पहले शटल को देख लेते हैं। होता है ये कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन फ्रॉम NADH और जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में। यहाँ एंजाइम है साइटोसोलिक ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट फिर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और जो है वो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और जो इसके पास हाइड्रोजन था जो इसने यहाँ से NADH से लिया था वो जो है वो दे देगा FAD को और जो है वो चेंज कर देगा FADH स्केयर में। और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दोबारा चला जाएगा बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से, फिर साइकिल इसी तरह जो है वो चलती रहेगी। यहाँ पे FADH जो है वो एक FADH 2 ATP बनाता है, और रिसेंटली आया है कि 2 ATP नहीं बल्कि वो 1.5 ATP बनाता है। नेक्स्ट है मैलेट एस्पार्टेट शटल। इसमें ये होता है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है NADH से और मैलेट में चेंज हो जाता है। मैलेट फिर जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से जो है वो क्रॉस करता है और अंदर जाता है। यहाँ पे ये जो है वो दोबारा H जो इसने एक्सेप्ट किया था NADH से वो दोबारा वापस कर देता है NAD को और NADH में कन्वर्ट हो जाता है NAD, और जो मैलेट ख़ुद जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजिनेस है, जबकि यहाँ जो एंजाइम है वो है साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। ऑक्सैलो एसीटेट नेक्स्ट जो है वो कंबाइन करेगा ग्लूटामेट के साथ और ये 2 प्रोडक्ट्स बना देगा एस्पार्टेट और अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट। ये दोनों मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं, ये बाहर चले जाएंगे और दोबारा ये टूट जाएंगे ऑक्सैलो एसीटेट और ग्लूटामेट में। नेक्स्ट ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा उसी साइकिल को कंटिन्यू करेगा। हमारे पास NADH से जो है वो 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। रिसेंट रिसर्च में आया है कि ये 2.5 ATP प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलेशन ग्लाइकोलिसिस की। डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। इंसुलिन जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालती है ग्लाइकोलिसिस पे, वो बढ़ाती है ग्लाइकोलिसिस को। अगर जो है वो ग्लूकोज की
प्रेजेंस है, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो ग्लाइकोलिसिस को ये स्टिमुलेटरी अफेक्ट देगा। डिफरेंट एंजाइम्स हैं जैसे ग्लूकोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज और फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इनकी भी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है ग्लूकोज की प्रेजेंस में। डिक्रीज़ होती है ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस जब जो है वो ग्लूकागॉन या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है, ये क्या करते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस को जो है वो इनहिबिट करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है एटीपी। एटीपी जो है वो इनहिबिट करता है ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि ऑलरेडी अगर एटीपी एनर्जी मौजूद है बॉडी में तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होती इसलिए ताकि एटीपी प्रोड्यूस हो, एनर्जी प्रोड्यूस हो। और अगर एडीपी और एएमपी मौजूद है तो वो एक्टिवेट करेंगे एंजाइम्स को, ताकि ग्लाइकोलिसिस जो है वो इंक्रीज़ करे। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो कि रेगुलेटरी एंजाइम है, वो क्या करेगा, उसकी भी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है जब एडीपी और एएमपी हो। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में जो है वो हमारे पास एनर्जी लेवल कम होता है, एटीपी कम होते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस ज़्यादा होगी ताकि एटीपी को ज़्यादा कर सके। अब हमने 3 रेगुलेटरी स्टेप्स की बात की थी, उन 3 रेगुलेटरी स्टेप्स में जो है वो ये वाले एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। ये 3 इरिवर्सिबल जो स्टेप्स थे उनके एंजाइम्स, और ये तीनों एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रेगुलेटरी एंजाइम्स भी कहते हैं ग्लाइकोलिसिस के। इंसुलिन जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालती है इन एंजाइम्स में, यानी जो है वो इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है, जबकि ग्लूकागॉन जो है वो डिमिनिश करता है। इसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो डिमिनिश करता है हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को, यानी ऑलरेडी अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मौजूद है तो वो नहीं चाहेगा कि मज़ीद ग्लूकोज कन्वर्ट और ग्लाइकोलिसिस करे, जबकि अगर ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो वो जो है वो स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोकाइनेज को कि और ग्लाइकोलिसिस करे। दूसरा जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसकी भी जो है वो एलोस्टेरिक मॉडिफिकेशन होती है, यानी एटीपी और सिट्रेट इसको इनहिबिट करते हैं इस एंजाइम को, जबकि एएमपी और जो एडीपी है वो इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की मौजूदगी भी जो है वो स्टिमुलेट करती है इस एंजाइम को कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस हो। नेक्स्ट है पायरुवेट काइनेज एंजाइम। इस एंजाइम की जो है वो कोवलेंट रिवर्सिबल फॉस्फोरिलेशन हो जाती है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे ग्लूकागॉन है और एपिनेफ्रीन है, वो क्या करती है कि इस एंजाइम की जो है वो कोवलेंट रिवर्सिबल फॉस्फोरिलेशन करा देती है और इस एंजाइम को इनएक्टिवेट करा देती है और ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर देती है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है जो कि इसको स्टिमुलेटरी एक्शन इसके ऊपर करता है और इसको जो है वो इसके ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज़ करता है। तो ये समरी थी रेगुलेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास फीडर्स पाथवे। फीडर्स पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसके ज़रिए जो डिफरेंट अदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, यानी ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के जो इंटरमीडिएट्स हैं उसके अंदर चेंज हो जाते हैं, और फिर वो चाहते हैं कि जिस तरह ग्लूकोज एटीपी प्रोड्यूस करे इसी तरह हम भी करें। तो डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अदर देन ग्लूकोज, वो क्या करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस करने के लिए जो वो डिफरेंट ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन और स्टार्च, ये दोनों जो है ओलिगोसैकेराइड हैं जो कि चाहते हैं कि हम भी ग्लाइकोलिसिस करें। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हैं। ये डिफरेंट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि क्या करेंगे, चेंज होंगे ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स में और वो फिर जो है वो ग्लाइकोलिसिस करेंगे। अगर हम इसको देखें डायग्राम के थ्रू तो सुक्रोज है वो टूट के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। फ्रुक्टोज यहाँ से फॉस्फोरिलेट करके जो है अपने आप को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज कर लेगा और फिर ये आगे जो है वो पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कर सकता है। इसी तरह ग्लाइकोलाइजन है, ये भी इसी तरह करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा और ग्लाइकोलिसिस करेगा। ग्लाइकोजन के अलावा भी जो है वो डिफरेंट ग्लैक्टोज होते हैं। ग्लैक्टोज भी जो है अपने आप को ग्लूकोज में चेंज करके इसके इंटरमीडिएट्स में चेंज करके फर्दर जो है वो फिर ग्लाइकोलिसिस करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइम डेफिशिएंसी। पायरुवेट काइनेज एंजाइम है कि अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो अब हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन एंजाइम्स का, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यही एक तरीका है जिसके ज़रिए से वो अपने पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं।
तो अगर ग्लाइकोलिसिस का कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा तो उनकी जो सेल की शेप होगी रेड ब्लड सेल्स की वो चेंज हो जाएगी। सेल की शेप चेंज होने की वजह से जो है वो सेल जो है वो ऐसे सेल्स को फैगोसाइटोस कर लेगा, यानी उनको जो है इंगल्फ कर लेगा, और जो है वो इसकी वजह से हमारे पास क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड सेल्स उनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट है हेक्सोकाइनेज डेफिशिएंसी। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स के पास जो है हमारे होता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, और ये ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट है। ये इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये अनलोडिंग कराते हैं ऑक्सीजन की रेड ब्लड सेल में से। तो अगर इस एंजाइम की जो है वो कमी हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, तो हीमोलाइसिस हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स की, और रिज़ल्ट क्या होगा उसका, हीमोलाइटिक अनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एटीपी कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने नहीं। तो वही प्रिपरेटरी फेज में 2 जो है वो टूटते हैं एटीपी, दोनों में, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी, और पे ऑफ फेज में जो है वो 4 बनते हैं, एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। तो अगर हम इसको माइनस करें तो 2 एटीपी नेट प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जबकि क्योंकि हमारे पास NADH भी प्रोड्यूस होता है एरोबिक में 2 मॉलिक्यूल्स, तो उसको जब चेंज करेंगे, अगर हम जो है वो शटल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे, और अगर जो है वो हम एस्पार्टेट मेलेट शटल इस्तेमाल करेंगे तो 6 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो इनको माइनस करने के बाद जो हमारे पास 2 एटीपी बचे हैं, तो 6 के अंदर वो अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 8, या 4 के अंदर ऐड करें तो 6, तो टोटल हमारे पास एटीपी 8 या 6 प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक में, और एनारोबिक में हमारे पास 2 एटीपीज प्रोड्यूस होते हैं।